वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। चैप्टर चल रहा है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी पार्ट 8 को। राइट 1 to 7 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको सॉल्यूशन तो मिल गया था, सिर्फ आपको सोचना था कि किस टाइप से क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन के साथ। राइट और क्वेश्चन क्या था, SN2 रिएक्शन अगर एसिमेट्रिक कार्बन पे हो रही है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा वो आपको बताना है। एनेंशियोमर ऑफ द सबस्ट्रेट मिलेगा, प्रोडक्ट विद ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा, ए मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर मिलेगा या एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो, जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो आप कोई भी कार्बन पे बैक अटैक कराते हो। राइट, जब बैक अटैक होता है तो जो पॉसिबल प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका अगर आप ऑप्टिकल रोटेशन चेक करो, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बट आप एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते। तो आप अगर उसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, जनरली आप जब निकालते हो तो अगर सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन R होता है ना, तो प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम 99 केस में आपको क्या मिलता है, S कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। राइट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना जब हम प्रायोरिटी देते हैं ना RS कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो सेम प्रायोरिटी मिलती है जो लीविंग ग्रुप को मिली थी वही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को मिलती है। इस वजह से ऐसा हो जाता है। राइट, कभी भी कंफ्यूज मत होना, हमेशा आपको ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट का कोई भी सबस्ट्रेट का अगर कॉन्फ़िगरेशन R है ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन, तो प्रोडक्ट में जाने के बाद वो जो आपका प्रोडक्ट है वो S कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, ये ज़रूरी नहीं है कभी भी SN2 में। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। राइट, एनेंशियोमर बन सकता है क्या? एनेंशियोमर तो हो ही नहीं सकता ना। अब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और नया ग्रुप आएगा तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उस वो तो टोटली क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। मैंने बोला RS कॉन्फ़िगरेशन 99% क्वेश्चंस में R से S हो जाता है और S से क्या हो जाता है, R हो जाता है। राइट, 99 मतलब 1% तो चांस है ना कि R से R रह जाए या S से S रह जाए। राइट, इसका मतलब प्रोडक्ट का ऑप्टिकल रोटेशन तो वैसे भी पोलैरिमीटर ट्यूब में डालने के बाद पता चलता है, हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट, ए मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर क्या कब होता है, जब दो एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तब उस पर रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो डाइस्टीरियोमर, ऐसा मत समझिए, डाइस्टीरियोमर क्या होगा, एक आयरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम, दूसरे पे चेंज हो जाए, बट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना, तो ये भी आंसर गलत हो गया। सिंगल स्टीरियो आइसोमर, ये बात सही है, क्योंकि जब बैक अटैक होगा तो एक ही तो प्रोडक्ट बनेगा और वो एसिमेट्रिक कार्बन पे अटैक हो रहा था, देन जो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो एक क्या होगा, सिंगल स्टीरियो आइसोमर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जनरली क्या होते हैं, हम डायरेक्टली ऑप्शन बी तक आते आते ना टिक कर जाते हैं इसको, और बी पे आने के बाद आपको टिक नहीं करना, आपको डी ऑप्शन को टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राइट, SN2 को अपन डिस्कस कर रहे थे, बेसिक मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर ली थी। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन को आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे लेक्चर में क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे SN2 रिएक्शन कैसे डिपेंड होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जब रिएक्शन SN2 होगी तो आपको पता है बैक अटैक हो रहा था, और रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही थी, अगर आपको मैकेनिज्म याद होगी तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, जिसमें जो है जो आपका लिविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा था और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा था। तो इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो फॉर्म हो जाती है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे आपका 5 कार्बन
बॉन्डेड कार्बन आपको एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो मिलती है। थोड़ी सी जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो कम हो गया ना। और जब दोनों चीज़ें हो रही है, 5 एटम जो है एक सिंगल कार्बन एटम से सराउंडिंग है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। जितने ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात समझ आई? जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होगी उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मिथाइल हैलाइड सबसे जो है वो ज़्यादा रेट, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। जो रेट है वो डिक्रीज, सही है, सही है, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। रेट डिक्रीज ही तो हो रही है। CH3CX के केस में सबसे ज़्यादा होगी, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री तक जाते जाते रेट जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। कोई जो है वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होती किस केस में, 3 डिग्री कार्बन पे, राइट। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट समझ आया आपको अच्छे से। स्टेरिक हिंड्रेंस पे क्यों डिपेंड होती है, क्योंकि एक 5 एटम से सराउंडेड एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिस वजह से वो फेवर करता है कि लेस क्राउडेड प्लेस पे वो जाके क्या करे, अटैक करे, राइट। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है कि, तो बोल रखा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के प्रोपोर्शनल होती है रेट। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है और सबस्ट्रेट भी होता है। दोनों जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों RDS स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। और दोनों अगर RDS स्टेप में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जाए, राइट। इसलिए क्या होता है, SN2 रिएक्शन में जनरली एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज़ किया जाता है, जो फेवर करता है कौन सी रिएक्शन को, आपकी SN2 रिएक्शन को, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना। सॉल्वेंट, तीसरा पॉइंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा तो वो ज़्यादा फेवर करेगा किसको, SN2। क्यों? क्योंकि आपको पता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ना वो एनायन को सॉल्वेट ही नहीं कर पाता, और एनायन को वो जब सॉल्वेट नहीं कर पाता तो क्या होता है, वो जो एनायन आपका है वो ईजीली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, राइट। वो फ्री हो गया अटैक करने के लिए। तो हमेशा एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। DMSO लिखा हुआ आ जाए, स्ट्रॉन्ग बेस OH माइनस के साथ DMSO आ जाए, ठीक है। DMSO जैसे दिखे आपको सोचना है एक बार कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, SN2 रिएक्शन हो सकती है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर बात करें तो RDS स्टेप में जो है बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा था, और लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो चीज़ें समझ आई। आगे चलें, तीनों पॉइंट पे किस तरह से डिपेंड हो रही थी रिएक्शन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म तो हमने डिस्कस हो गई, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ये है आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ब्रिज कंपाउंड। उन बाईसाइक्लिक में जो कंपाउंड में जब अगर आप न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हो और अगर ब्रिज हेड कार्बन, ये आपका ब्रिज हेड कार्बन है, इस पे हेलोजन अगर प्रेजेंट है, देन ना तो SN1 होगी ना ही SN2 रिएक्शन होगी, ना तो SN1 होगी ना ही SN2 रिएक्शन होगी। दोनों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो SN1 के लिए तो कार्बोकेटाइन बनता है, और ब्रिज हेड पे आपको पता है कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, क्योंकि कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिड होता है। sp2 हाइब्रिड को प्लेनर होना होता है और ब्रिज हेड प्लेनर नहीं हो सकता। SN2 क्यों नहीं होती, क्योंकि SN2 के लिए स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे जो ब्रिज हेड कार्बन है उस पे स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो मैक्सिमम प्रेजेंट है। इस वजह से इस सबस्ट्रेट पे ना तो SN1 होती है ना ही SN2 रिएक्शन पॉसिबल होती है, राइट। क्लियर हुई। ऐसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल है वो भी अपन डिस्कस करते हैं। और दूसरा क्या है, विनाइलिक हैलाइड, राइट। विनाइलिक हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्ट करता है, सेम फॉर एराइल हैलाइड, नीचे वाला एराइल हैलाइड है, उस पर जब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन आप करवाने के ट्राई करते हो तो ना तो SN1 होती है ना SN2 होती है। क्यों? देखो यहाँ पे हेलोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, आपको पता है, राइट। और ये हेलोजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ और इस बेंजीन के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस कर सकता है, दैट मीन्स इस बॉन्ड में, पर्टिकुलर इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने की वजह से इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी।
तो ब्रेक करना इजी नहीं होता नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसलिए ना तो SN1 होती है और ना ही SN2 रिएक्शन होती है दोनों केस में, विनाइलिक में भी और एराइल हैलाइड में, दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करते। राइट, चीज़ें क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको बता दी मैंने। एक और चीज़ बताती हूँ, यहीं पे मैंने शायद ऐड नहीं किया, अगर आपका एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ऐड कर लेना इस पॉइंट को, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सिल्वर सॉल्ट के साथ करा दो, किसी भी सिल्वर के आयन के साथ करा लो, तो सिल्वर का आयन हमेशा टेंडेंसी रखता है कि वो हैलोजन के साथ रिएक्ट हो जाए। तो यहाँ पे जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। राइट, ये बात ध्यान रखना, और बाकी तो वही करना है, जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। बस ये ध्यान रखना है, जब सिल्वर सॉल्ट प्रेजेंट होगा देन रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जाएगी, मतलब एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पे रिएक्शन में कार्बोकेटाइन सिंथेसाइज होगा। राइट, चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं हम। एनसीईआरटी की रिएक्शन नहीं है बट नीट और जेई में पूछ लिया जाता है अक्सर, मतलब आ जाती है रिएक्शन, जिसको हम कैसे परफॉर्म करना है वो देखते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। हम डिस्कस करने वाले हैं SN1- रिएक्शन। राइट, रिएक्शन SN1 होगी बट थोड़ी सी चेंजेस आएगा। वो क्या होगा, व्हेन SN1 रिएक्शंस अकर्स विद एलाइलिक रीअरेंजमेंट देन इट इज कॉल्ड एज SN1- रिएक्शन। रिएक्शन में एलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा देखिए, Cl- की इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन में कार्बोकेटाइन तो बन गया। राइट, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा, वो भी कौन से बॉन्ड का, एलाइलिक बॉन्ड का, मतलब इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे और एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, और उस पे जाके Cl को यहाँ पे रिमूव किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे Cl रिएक्ट नहीं कर रहा, SN1 में Cl जो है वो रिमूव हो रहा है। राइट, -Cl हमें लिखना चाहिए, और कार्बोकेटाइन बना। बस क्या करना है, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन है तो एलाइलिक बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस करके और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, देन आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। इसको बोल दिया जाता है आपकी SN1- रिएक्शन। हुआ तो वही कार्बोकेटाइन बना है, बस रीअरेंजमेंट हुआ है एलाइलिक बॉन्ड का, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज SN1- रिएक्शन। बिल्कुल इसी के सिमिलर रिएक्शन होती है SN2-। अब देखो SN2 में क्या कर रहे थे, बैक अटैक कर रहे थे अपन उस कार्बन पे जिस पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा, मतलब वहाँ पे भी SN1 में भी डबल बॉन्ड माइग्रेट कर रहा था। पूरा का पूरा खेल जो है वो एलाइलिक बॉन्ड का है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इस स्लाइड को देखने के बजाय आप ना, मैं जो बता रही हूँ पहले वो समझो। मान लो ये आपके पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। राइट, इस कंपाउंड की हम रिएक्शन करा रहे हैं और कुछ है, हाँ ऐसे ही मान लेते हैं अपन। राइट, अब यहाँ पे जब क्या चेंज आएगा, जब SN2- रिएक्शन होगी तो होना तो क्या चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, इस Cl वाले कार्बन पे जिस पे Cl अटैच है उसी पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, बैक अटैक करे और प्रोडक्ट बन जाए। बट यहाँ पे क्या होता है, लीविंग ग्रुप को निकालने का काम जो है वो कैसे होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस एलाइलिक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और इस Cl को इस तरह से बाहर निकालेंगे। इस तरह से रिएक्शन होगी। राइट, अब देखो अब हमें समझ आएगा, जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो चीज़ें हमें क्लियर होगी। इन दिस रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड टू द कार्बन एटम होल्डिंग द लिविंग ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल टू द डबल बॉन्डेड 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड अटैच था ना उस पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। देखो ये बता डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पे न्यूक्लियोफाइल था आपका, ये न्यूक्लियोफाइल आया Cn-, ये डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ से ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो गया।
तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, SN2 डैश रिएक्शन। नेक्स्ट में भी देखो ध्यान से, PHS माइनस इस वाले 1 डिग्री कार्बन पे अटैक कर रहा है और Cl को 3 डिग्री पोजीशन से रिमूव कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था तो वो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। तो यहाँ पे एलाइलिक शिफ्ट होके SN2 रिएक्शन होती है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है SN2 डैश रिएक्शन। एनी डाउट? क्लियर हुआ? कभी आ जाए तो आपको नॉलेज होगी, अब कभी गलत नहीं होगा आपका, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, और नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कब होती है, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होगी, कब होगी, जब बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम मॉलिक्यूल, रिएक्शन नहीं, सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट होगा और लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फेवर करती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो फेवर करती है सब्स्टिट्यूशन की। और रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन की जो रिंग बनेगी, क्योंकि जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है ना तो हमेशा रिंग फॉर्मेशन होता है, और रिंग फॉर्मेशन या तो बनती है 5 मेंबर रिंग या बनती है 6 मेंबर रिंग। सिर्फ ये दोनों रिंग ऐसी है जो स्टेबल होती है, दैट्स वाई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तभी फेवर होती है जब या तो 5 मेंबर रिंग बने या 6 मेंबर रिंग बने। कैसे, अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो आपके पास सामने एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है O-। ये कहीं से भी बना दिया होगा, मान लो इसमें पहले से OH प्रेजेंट था, सोडियम ने आके उसका हाइड्रोजन ले गया वो, तो O क्या बन गया, माइनस बन गया। अब यही O- यहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन करके उसको क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, और इस तरह से आपका जो साइक्लिक ईथर जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनी, इसका मतलब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, राइट। अगर कभी भी कंपैरिजन आ जाए इंट्रा और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में, तो ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर, ये ध्यान रखना। मतलब इसी सबस्ट्रेट में अगर मैं बाहर से ना OH- भी डाल दूँ ना, तो भी ये O- जो है ना अंदर ही प्रेजेंट जो O- है वो ही ज़्यादा रिएक्शन करेगा, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन में बनेगा वो इसी O- से बनेगा, राइट। तो हमें ध्यान रहेगा कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हमेशा ज़्यादा डोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, आपकी इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विच इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है स्टूडेंट्स को। कहाँ डिस्कस के, मैंने ऑलरेडी इसके लेक्चर्स बना रखे हैं एलिमिनेशन के, सब्स्टिट्यूशन के, SN1 SN2 के, और इनका कंपटीशन जो है वर्सेस SN2 वर्सेस SN1, ये सब आपको बनाया हुआ है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगी, राइट। तो कैसे होती है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में, वही बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हेलोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिल जाती है, और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। और आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो एलिमिनेशन तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, राइट। अब हम बात क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन पार्ट लेंगे, जो आपने ऑलरेडी मतलब अगर आपने लेक्चर पढ़ रखे होंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं तो आपको वैसे यहाँ भी समझाने का पूरा ट्राई किया जाएगा। देखो, एल्काइल हैलाइड में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अगर आप ध्यान से देखो ना तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के रिएजेंट ऑलमोस्ट सेम होती हैं। SN1 SN2 E1 E2, इनको अगर ध्यान से इनके रिएजेंट्स को चेक किया जाए तो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी रिएक्शन कराएं, SN1 SN2 E1 E2 क्या कराएं, राइट। तो ये हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने वाले हैं हम इस स्लाइड में, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, आपको कुछ कंडीशन बताऊंगी, डायरेक्टली आप उससे कर सकते हो सबस्ट्रेट को देख के। नंबर 1 कंडीशन क्या है, सबसे पहले सबस्ट्रेट चेक करो। आपने चेक किया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, राइट। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो SN1 और E1
लास्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं, ना तो SN1 होगी ना SN2, काम ही खत्म हो गया। ना तो SN1 करानी है ना E1, खत्म कर दो, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन ही नहीं करता। अब आ गए अपन SN2 और E2 पे। अब SN2 कराएं या E2 कराएं, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ज़्यादा फेवरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू एलिमिनेशन। ज़्यादा प्रीफर करेंगे सब्स्टिट्यूशन को करना, जब तक स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट नहीं हो तब तक। अगर आपके स्टेरिक हिंड्रेंस ही प्रेजेंट हो जाए इस पे, आपके बेस पे या आपके एल्काइल हैलाइड पे, तो आप कौन सी रिएक्शन को फेवर करोगे? एलिमिनेशन रिएक्शन को, राइट। जब आता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो दोनों रिएक्शन के इक्वल चांसेस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? स्ट्रोंगर बेस एंड हाई टेम्परेचर देन E2, राइट, सेम कॉन्सेप्ट। अगर आपका स्ट्रोंगर बेस और हाई टेम्परेचर, तो क्या होगी आपकी E1, अदरवाइज क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी दोनों के केस में। रिएजेंट सेम होती हैं दोनों के लिए ऑलमोस्ट, तो रिएजेंट को देख के हमें समझ आ जाता है अच्छे से। अगर डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट, तो आपको मैंने अलग से लेक्चर बना के दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का, वो आप पढ़ लेना, राइट। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो सिर्फ SN2 तो होती नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन होती है E2। और हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे मतलब SN1 E1 दोनों हो सकती है, बट हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती है? आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो आगे मूव करें, अपने और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट आप लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेना, पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। वो मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये मैंने एल्काइल हैलाइड ले रखा है, देखो ध्यान से देखना। आप रिएक्शन करा रहे हो इस बेस के प्रेजेंस में, ETO माइनस और इथॉक्साइड आयन है इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। ये रिएजेंट देखते ही समझ आना चाहिए आपको कि ये रिएजेंट किसको फेवर करता है? E2 रिएक्शन को फेवर करता है। इस तरह से लिखा हुआ जाता है, ETO माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो एल्कीन ही तो बनेगा। अब एल्कीन कैसे बनेगा? यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। देखो अब मैंने लिया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में 2 कंडीशन ले ली, एक तो वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन है, नेक्स्ट वाली ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आप वीक बेस लोगे तो आपको पता है उस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट तो बनेगा कम और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। या हम ये बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है और मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका एलिमिनेशन से ही बनता है। इस वजह से ये 75% है और वो सिर्फ कितना है? 25% है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? वेरी गुड। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अदर रिएक्शंस ऑफ RX, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वैसे तो हम अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में इसको फिर से लेने वाले हैं, बट एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि RX की रिएक्शन है, इस वजह से हम ले रहे हैं इस लेक्चर में। RO माइनस जो होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है जो RX पे अटैक करके और ईथर की फॉर्मेशन करता है। इसी को क्या बोला जाता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएजेंट है ड्राई Ag2O। ड्राई Ag2O वही आपके एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ईथर की फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों में ईथर की फॉर्मेशन हो रही है, ड्राई Ag2O से भी और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दोनों में ही आपके ईथर की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट है KCN। RX जब KCN के साथ रिएक्ट करता है तो RCN बनाता है। जब वो AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो वो आइसोसाइनाइड बनाता है। अगर स्टूडेंट आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है ना तो आपको रीज़न भी पता होगा। मैं आज का ना होमवर्क देती हूँ आपको, ये आप रीज़न फाइंड आउट करना, अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। KCN के साथ RCN क्यों बन रहा है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों बन रहा है। सेम एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, वो भी देख लो। AgNO2 जब RX के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रो एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। और जब KNO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इथाइल नाइट्राइट की फॉर्मेशन हो रही है।
देखो है तो रिएजेंट सेम सा ही, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज होने से प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। क्यों हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क रहा, आप फाइंड आउट करना, अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? करोगे ना? करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।